कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में दाखिल होते हैं। चारों तरफ लोग बैठे हैं, कोई हंस रहा है, कोई चुप है, किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आंखों में बेचैनी छुपी हुई है। कुछ लोग आपको देखकर सहज हो जाते हैं, जबकि कुछ अपनी कुर्सी पीछे खिसका लेते हैं, बिना किसी ने कुछ कहे। आप महसूस कर लेते हैं कि यहां कुछ चल रहा है। यही है माइंड रीडिंग का पहला अनुभव। क्यों जरूरी है दूसरों को समझना? आज की तेज तर्रार दुनिया में हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में, घर पर, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर। हर कोई बोलता है, लेकिन सच कहें तो बहुत कम लोग समझते हैं। शब्द धोखा दे सकते हैं। कोई कहे मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में भारीपन हो। कोई मुस्कुराए पर आंखें नम हों। कोई तालियां बजाए पर मन में विरोध पनप रहा हो। अगर आप सचमुच लोगों को पढ़ना सीख जाए तो आपके रिश्ते, आपका करियर, आपकी लीडरशिप, यहां तक कि आपकी खुद की आत्मसमझ, सब एक नए स्तर पर पहुंच सकते हैं। हेनरिक फेक्सियस और माइंड रीडिंग की कला। हेनरिक फेक्सियस एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर की गहराई को वर्षों तक समझा। उन्होंने दिखाया कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक कौशल है। ऐसा कौशल जिसे कोई भी सीख सकता है। ये किताब आपको यही सिखाती है, कैसे आप लोगों की भावनाओं को पढ़ें, उनके अनकहे संकेतों को पहचानें और उनसे गहरी सच्ची कनेक्शन बना सकें। माइंड रीडिंग है क्या? बहुत लोग सोचते हैं माइंड रीडिंग मतलब किसी के दिमाग की बातें सीधे सुन लेना, जैसे कोई सुपर पावर हो। पर सच ये है, माइंड रीडिंग का मतलब है ध्यान देना। ये है अनुभव और संवेदना को धार देना। जब कोई आंखें चुराता है, जब आवाज की टोन बदलती है, जब शरीर की भाषा कुछ और कहती है और शब्द कुछ और, तो एक माइंड रीडर इन संकेतों को पकड़ लेता है। और यही फर्क है सिर्फ सुनने और सचमुच समझने में। कहानी। लीडर जिसने सुनकर जीता एक टीम थी, थकी हुई, टूटी हुई, निराश। उनका लीडर रोज स्ट्रैटेजी बनाता, टारगेट देता और उन्हें और ज्यादा धक्का देता, पर जितना दबाव बढ़ता उतना ही मनोबल गिरता। फिर एक दिन लीडर ने कमरे में आकर बस इतना कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा था, पर आज मैं यहां हूं। क्या हम बात कर सकते हैं? कमरे की हवा बदल गई। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए, दीवारें गिर गईं, सच्चाई बाहर आई। उस दिन कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आई, काम आया इमोशनल प्रेजेंस, यानी किसी का दिल से मौजूद रहना। यही है असली माइंड रीडिंग। क्यों सीखना चाहिए ये कला? सोचिए, अगर आप अपने रिश्तों में लोगों को सचमुच महसूस करने लगें, अगर आप अपने सहकर्मियों की छुपी हुई थकान समझ लें, अगर आप अपने बच्चों की चुप्पी में छिपे सवाल सुन पाएं, तो जिंदगी कितनी गहरी और सच्ची बन जाएगी। ये कला सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं है, ये कला हमें खुद को भी समझाती है। क्योंकि जब हम दूसरों के भाव पकड़ना सीखते हैं, तो अपने ही दिल की परतें खुलने लगती हैं। इस सफर में आप क्या सीखेंगे? इस किताब सीरीज के हर चैप्टर में आप एक नई खिड़की खोलेंगे। कैसे बॉडी लैंग्वेज पढ़ी जाए, माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचाना जाए, कमरे की एनर्जी को समझा जाए, इमोशन को कंपास की तरह इस्तेमाल किया जाए, और सबसे जरूरी, कैसे इस ज्ञान को रिश्तों, काम और रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। आखिरकार माइंड रीडिंग इंप्रेस करने का खेल नहीं है, ये कनेक्शन बनाने की कला है। ये हमें और ज्यादा इंसान बनाती है, ऐसा इंसान जो दूसरों को देख सके, सुन सके और महसूस कर सके। तो स्वागत है आपका इस सफर में, जहां हर अध्याय आपको अपने और दूसरों के मन की परतों को खोलने की चाबी देगा। याद रखिए, आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं, आपको बस चाहिए ध्यान, संवेदना और प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप सचमुच समझना सीख जाते हैं, तो दुनिया थोड़ी और मानव बन जाती है। यह है माइंड रीडिंग का असली जादू, कनेक्शन, न कि कंट्रोल। अध्याय 1, मन पढ़ने के असली मायने समझना। स्वागत है आपको द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स के पहले अध्याय में, जो हेनरिक फेक्सियस की एक अद्भुत किताब है। आइए सबसे पहले एक मिथक तोड़ते हैं। माइंड रीडिंग कोई सुपर पावर नहीं है, ये टेलीपैथी नहीं है, न ही किसी के मन के सबसे गहरे राज को उनकी आंखों में झांक कर पकड़ लेना। असल मायनों में यह कुछ और ही है, ज्यादा वास्तविक, ज्यादा ताकतवर और सबसे बढ़कर पूरी तरह सीखा जाने वाला कौशल। हेनरिक फेक्सियस के मुताबिक माइंड रीडिंग का मतलब है किसी इंसान के दिमाग या दिल में चल रही भावनाओं और विचारों को उनके व्यवहार से समझ लेना।
यह व्यवहार हो सकता है। उनका बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के हाव भाव, हाथों के इशारे, आवाज का उतार चढ़ाव, सांसों की लय और यहां तक कि उनकी पूरी ऊर्जा भी। सीधे शब्दों में कहें तो यह उन संकेतों को पढ़ना है जो लोग खुद भी जाने अनजाने बाहर भेज रहे होते हैं और जिनका उन्हें अक्सर एहसास तक नहीं होता। सोचिए, आप किसी कमरे में दाखिल हों और तुरंत महसूस कर लें कौन अंदर से परेशान है, कौन नकली आत्मविश्वास दिखा रहा है, कौन बातचीत के लिए तैयार है और कौन अकेला रहना चाहता है। यही है माइंड रीडिंग की ताकत। यह आपको देता है सोशल एक्सरे विजन। क्यों जरूरी है माइंड रीडिंग? क्योंकि हम सब एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर पल हमारी दूसरों से बातचीत होती है। चाहे अपने पार्टनर से बात करना हो, किसी क्लाइंट से डील करनी हो, दोस्त को दिलासा देना हो या एक टीम को लीड करना हो, हर जगह आपकी सफलता इस बात पर टिकी होती है कि आप लोगों को कितना अच्छे से समझते हैं। शब्द वे तो बस सतह भर हैं। रिसर्च कहती है कि इंसानी संवाद का सिर्फ 7% हिस्सा शब्दों से होता है। बाकी का 33% हिस्सा नॉन वर्बल होता है, जिसमें 88% आवाज का टोन और 5% बॉडी लैंग्वेज होती है। यानी अगर आप सिर्फ शब्द सुन रहे हैं तो असल मैसेज का बड़ा हिस्सा आपसे छूट रहा है। इसे जरा महसूस कीजिए। कोई आपको कहे मैं ठीक हूं, लेकिन उसके होंठ सख्त हों, आंखें झुकी हों और शरीर ढीला पड़ा हो, तो क्या वो सचमुच ठीक है? नहीं। और ये आपने उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके शरीर से जाना। यही असली माइंड रीडिंग है। लोग क्या कहना चाहते हैं ये समझना, न कि वे क्या बोल रहे हैं। नींव, बिना जज किए अवलोकन करना माइंड रीडर बनने का पहला कदम है। ऑब्जर्वेशन, यानी लोगों को ध्यान से देखना, लेकिन बिना किसी जजमेंट के। ज्यादातर लोग दूसरों को अपनी मान्यताओं, अपने अनुभवों और अपनी धारणाओं की नजर से देखते हैं। यही सच को बिगाड़ देता है। फेक्सियस सिखाते हैं कि दिमाग पढ़ना सीखने के लिए आपको वैज्ञानिक की तरह ऑब्जर्व करना होगा, निर्विकार होकर, बिना पक्षपात के। मतलब यह नहीं कि अगर किसी ने हाथ बांध लिए तो वह हमेशा रक्षात्मक है या मुस्कान का मतलब हमेशा खुशी है। कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ सब कुछ बदल देता है। आपका असली काम है सिर्फ डेटा इकट्ठा करना। वह इंसान शारीरिक तौर पर क्या कर रहा है, उसकी आवाज कैसी है, सामान्य स्थिति में उसका बर्ताव कैसा है, और जब उस पर दबाव आता है तब वह कैसे बदलता है। आपका लक्ष्य है लेबल लगाना नहीं बल्कि नोटिस करना। यही है वो चीज जिसे फेक्सियस कहते हैं, कैलिब्रेट करना। और यही पहला असली कदम है दिमाग पढ़ने की कला में। सामने वाले को कैलिब्रेट करना कल्पना कीजिए, आप किसी से पहली बार मिलते हैं। वह बहुत जोश में दिखता है, तेज बोलता है और हाथों से बहुत इशारे करता है। आप मन ही मन नोट कर लेते हैं, यह है उसका बेसलाइन बिहेवियर। लेकिन अगली बार जब आप मिलते हैं वही इंसान चुप है, शायद ही कोई मूवमेंट कर रहा हो और उसकी आवाज सपाट हो। तुरंत आपको लगता है कुछ तो गड़बड़ है। और यही है कैलिब्रेशन का कमाल, आपको फर्क समझ में आता है। तो यही है माइंड रीडिंग का पहला रहस्य, बिना जज किए देखना, नोटिस करना और कैलिब्रेट करना। यहीं से शुरू होती है असली यात्रा दिमाग पढ़ने की कला की। क्यों? क्योंकि अब आपका दिमाग उनके नेचुरल स्टेट को पहचान चुका है और जब उसमें बदलाव आता है तो वह तुरंत अलर्ट हो जाता है। यही है कैलिब्रेशन। आप असल में किसी इंसान के बेसलाइन व्यवहार से उनके डिविएशन यानी छोटे छोटे फर्क पकड़ना सीख रहे होते हैं। और यही फर्क अक्सर बताते हैं कि सामने वाले के भीतर कोई भावनात्मक बदलाव आया है। कभी तनाव, कभी उत्साह, कभी असहजता या फिर कभी छुपी हुई बेईमानी। प्रो टिप शुरुआत उन लोगों से कीजिए जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, दोस्त, सहकर्मी, परिवार। ध्यान दें कि वे आराम की स्थिति में कैसे बर्ताव करते हैं। फिर देखें जब वे पब्लिक में हों या किसी भावुक बातचीत में हों तो उनका व्यवहार कैसे बदलता है। जितना बेहतर आप लोगों को कैलिब्रेट करेंगे उतना ही आसान हो जाएगा उनके दिमाग में चल रही हलचल को पहचानना। सहानुभूति की भूमिका याद रखिए। माइंड रीडिंग का मकसद कंट्रोल करना नहीं है बल्कि कनेक्शन बनाना है। फेक्सियस जोर देते हैं कि इस कला का सबसे शक्तिशाली औजार है सहानुभूति। जितना ज्यादा आप दूसरों को समझने की परवाह करेंगे उतनी ही आपकी इंस्टिंक्ट्स तेज होती जाएंगी। लेकिन सहानुभूति का मतलब यह नहीं कि आप वही महसूस करें जो सामने वाला कर रहा है, बल्कि इसका मतलब है यह समझना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा होगा और उसका सम्मान करना। खुद से पूछिए, यह व्यक्ति अभी किस दौर से गुजर रहा होगा
क्या वह चिंतित है, उत्साहित है, कुछ छुपा रहा है? और फिर चेहरे, शरीर और आवाज से सबूत जुटाइए। जब आप लोगों के पास जिज्ञासा और दयालुता के साथ जाते हैं तो वे खुलने लगते हैं। दिमाग पढ़ने के लिए आपको चालाक या मैनिपुलेटिव बनने की जरूरत नहीं, बस मौजूद रहना काफी है। असली दुनिया का उदाहरण साइलेंट मीटिंग कल्पना कीजिए। आप एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं। एक सहयोगी नया आइडिया प्रेजेंट कर रहा है। कमरे के कोने में एक मैनेजर पीछे कुर्सी पर टिके हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, पैर लगातार हिल रहा है और अब तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन अगर आप माइंड रीडर हैं तो ये सब संकेत आपके लिए बहुत कुछ कहते हैं। बंधे हाथ यानी एक दीवार, पैर की बेचैनी यानी अधीरता और चुप्पी शायद असहमति। आप नरमी से पूछते हैं, क्या आपके पास इस दिशा पर कोई विचार है? वह तुरंत आगे झुकते हैं और कहते हैं, असल में हाँ, मैं बस सोच रहा था कि अपनी चिंता कैसे रखूं। और बस आपने कमरे की छुपी हुई गतिशीलता को उजागर कर दिया, क्योंकि आपने वो देखा जो किसी और ने नहीं देखा। यही है ऑब्जर्वेशनल एम्पैथी की ताकत। जागरूकता बढ़ाने के अभ्यास फेक्सियस कुछ आसान लेकिन शक्तिशाली एक्सरसाइज बताते हैं जो आपकी माइंड रीडिंग मसल्स को मजबूत करते हैं। पीपल वॉचिंग विद पर्पज। अगली बार जब आप किसी कैफे, ट्रेन या मॉल में हों तो लोगों को चुपचाप देखें। उनके बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाइए, क्या वे तनाव में हैं, खुश हैं या बोर हो रहे हैं। साइलेंट मूवी चैलेंज। कोई मूवी या टीवी शो म्यूट पर देखिए। सिर्फ एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स से कहानी समझने की कोशिश कीजिए। यह आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन समझने की क्षमता को तेज करेगा। मिरर जर्नल। हर सामाजिक बातचीत के बाद अपने जर्नल में लिखिए, आपने सामने वाले के बर्ताव में क्या नोटिस किया, क्या कुछ अजीब या अलग लगा, आपने कौन कौन से क्लूज पकड़े। तो यही है माइंड रीडिंग की असली कला। लोगों को ध्यान से देखना, बिना जज किए, सहानुभूति से समझना और उन संकेतों को पकड़ना जिन्हें दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। याद रखिए, दिमाग पढ़ना चालाकी नहीं है, यह है समझने और जोड़ने की कला। तो आपने इस पहले अध्याय से क्या सीखा? माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, यह है सजग अवलोकन की कला। याद रखिए, हमारी बातचीत का 90% हिस्सा शब्दों से नहीं बल्कि नॉनवर्बल सिग्नल्स से आता है। दिमाग पढ़ने की कुंजी है लोगों के पैटर्न्स को नोटिस करना, उनके व्यवहार में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को पकड़ना। और इसके 3 मजबूत आधार हैं, सहानुभूति, कैलिब्रेशन और प्रेजेंस, यानी दूसरों को समझने की चाह, उनका सामान्य पैटर्न पहचानना और इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही आपकी नजरें तेज होंगी और धीरे धीरे आप वो देख पाएंगे जो दुनिया की नजरों से छूट जाता है। इस अध्याय का पहला रहस्य यही है, दूसरों को समझने की शुरुआत बात करने से नहीं होती, यह शुरू होती है देखने से। माइंड रीडिंग की असली कला जन्म लेती है खामोशी से, अवलोकन से और जिज्ञासा से। अध्याय 2, शरीर की गुप्त भाषा। वापस स्वागत है आपका। पिछले अध्याय में हमने नींव रखी थी, ऑब्जर्वेशन, कैलिब्रेशन और सहानुभूति। और अब इस दूसरे अध्याय में हम उतरेंगे और गहराई में उस गुप्त भाषा की ओर जिसे हमारा शरीर हर पल बोलता है। क्योंकि याद रखिए, जब शब्द झूठ बोल सकते हैं, शरीर तब भी सच बोलता है। हेनरिक फेक्सियस एक गहरी सच्चाई पर जोर देते हैं, शरीर कभी छुपा नहीं सकता कि दिमाग क्या सोच रहा है। चाहे कोई कितना भी कोशिश करे अपनी सोच को ढकने की, उनका शरीर अनजाने में छोटे छोटे संकेत जरूर भेज देता है। इन्हें कहते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस या नॉन वर्बल क्यूज। यही वे चाबियां हैं जिनसे छुपी हुई भावनाओं का दरवाजा खुलता है। शरीर का शब्दकोश। चेहरा भावनाओं की खिड़की। मानव चेहरा बेहद शक्तिशाली उपकरण है। सोचिए, हमारे चेहरे में 43 से भी ज्यादा मांसपेशियां हैं जो मिलकर 10,000 से भी अधिक भावनात्मक संयोजन दिखा सकती हैं। कुछ हाव भाव जानबूझकर होते हैं, जैसे किसी से मिलते समय एक औपचारिक मुस्कान, लेकिन कुछ बिल्कुल अनजाने होते हैं। सबसे अहम है माइक्रो एक्सप्रेशन, एक बेहद छोटा अनैच्छिक चेहरे का बदलाव जो सामने वाले की असली भावना को प्रकट कर देता है उस पल से पहले जब वह उसे छुपाने की कोशिश करता है। ये झलकियां अक्सर 1 सेकंड से भी कम समय तक रहती हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके विचार से सहमत होने से पहले चेहरे पर घृणा की झलक दिखा दे
तो समझ लीजिए वह दिल से आपके साथ नहीं है। सख्त होंठ या फैली हुई नथुने दबे हुए गुस्से का संकेत हो सकते हैं। ऊपर उठी भौहें और चौड़ी आंखें अक्सर हैरानी या शक को दर्शाती हैं। अगली बार कोई इंटरव्यू या डिबेट देखिए, लेकिन आवाज बंद करके। क्या आप चेहरों पर आने वाली इन हल्की झलकियों को पकड़ सकते हैं? जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही तेजी से आपका दिमाग इन सूक्ष्म संकेतों को डिकोड करने लगेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रहस्यमयी यात्रा के लिए, क्योंकि जब आप शरीर की भाषा समझना शुरू करते हैं तो शब्द अब उतने मायने नहीं रखते। तो नजर का खेल, भरोसा या तनाव आंखें सिर्फ देखती ही नहीं, वे हमारी ध्यान, इरादे और भावनाओं की खिड़की हैं। लेकिन याद रखिए, ज्यादा आंखों में देखना हमेशा ईमानदारी का सबूत नहीं होता। असल में आंखों के इशारे कई कहानियां कहते हैं। सीधी स्थिर नजर, आत्मविश्वास या टकराव, बार बार पलक झपकाना, चिंता या घबराहट, ऊपर दाहिनी ओर देखना, कोई नया दृश्य कल्पना करना, नीचे बाईं ओर देखना, कोई पुरानी भावना या याद ताजा करना, नजरें चुराना, असहजता, अपराध बोध या झिझक। लेकिन कभी कभी यह सिर्फ संस्कृति का हिस्सा भी हो सकता है। फेक्सियस सलाह देते हैं, ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति विषय बदलता है तो उसकी आंखों का व्यवहार कैसे बदलता है। अगर वह किसी विशेष विषय पर अचानक नजरें चुरा लेता है तो यह किसी भावनात्मक प्रतिरोध का संकेत हो सकता है। प्रोटिप, घूरिए मत। ज्यादा पैनी नजरें लोगों को असहज बना देती हैं। एक आरामदायक नजर और नरम बॉडी लैंग्वेज लोगों को स्वाभाविक रूप से खुलने देती है। 3. हाथ। जो झूठ नहीं बोलते, हमारे हाथ बेहद अभिव्यंजक होते हैं। अक्सर यह हमारे विचारों को शब्दों से भी पहले प्रकट कर देते हैं। खुले हाथ, हथेली दिखाना, ईमानदारी और ओपननेस, मुट्ठियां कसना, गुस्सा या तनाव, गर्दन, चेहरा या बाल छूना, सेल्फ सूदिंग यानी खुद को शांत करने की कोशिश, उंगली से इशारा करना, आक्रामक या नियंत्रित करने वाला रवैया, हाथ छुपाना, पॉकेट में या पीठ के पीछे, असहजता या सतर्कता। फेक्सियस बताते हैं, जब लोग वास्तव में आरामदायक और ईमानदार होते हैं तो उनके हाथ अक्सर सामने होते हैं, सहज और खुले। झूठ पकड़ना चाहते हैं? हाथों को देखें। क्या वे अचानक हिलना बंद कर देते हैं? क्या वे बेचैन होकर कुछ करने लगते हैं? सच बोलने वाले अक्सर स्वाभाविक रूप से हाथों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हाव भाव अचानक कम हो जाए तो यह झिंक या धोखे का संकेत हो सकता है। चोर, पोस्चर और पोजीशनिंग, शरीर की कहानी। किसी का शरीर कैसे खड़ा या बैठा है, यह सीधा बताता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है, इवन अगर चेहरा कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा हो। आगे झुकना, रुचि और जुड़ाव। पीछे झुकना, मूल्यांकन या अरुचि। धड़ को दूसरी ओर मोड़ना, असहजता या भावनात्मक दूरी। बाहें बांधना, कभी डिफेंसिवनेस, कभी आराम। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, पांव। फेक्सियस कहते हैं, पांव कभी झूठ नहीं बोलते। लोग अपने पांव उसी दिशा में रखते हैं जहां उनका मन जाता है। अगर कोई शरीर से आपकी ओर देख रहा है लेकिन उसके पांव दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है वह बाहर निकलने की सोच रहा है, शाब्दिक या भावनात्मक दोनों तरह से। अगली बार किसी सोशल गैदरिंग में ध्यान दीजिए, लोगों के पांव किस दिशा में हैं। अक्सर वही बताते हैं कि उनका ध्यान सचमुच किस पर है। 5. सांसें और छोटे इशारे। सांसों का पैटर्न भी छिपे राज खोल देता है। तेज उथली सांसें, घबराहट या उत्साह। गहरी धीमी सांसें, शांति या नियंत्रण। अचानक रुक जाना या तेज सांस खींचना, हैरानी या तनाव। इसी तरह छोटे छोटे इशारे जैसे गला सूख कर निगलना, पैरों पर भार बदलना या होंठों में हल्की सी झटकी, ये सब अनजाने भावनात्मक रिस्पॉन्स हैं। और जब इन्हें दूसरे संकेतों के साथ जोड़ते हैं तो ये बेहद खुलासा करने वाले साबित होते हैं। असली दुनिया का उदाहरण, जॉब इंटरव्यू पढ़ना। सोचिए, आप एक जॉब इंटरव्यू में बैठे हैं। उम्मीदवार आत्मविश्वास से बोलता है, बार बार मुस्कुराता है और कहता है, मैं इस रोल को लेकर बहुत उत्साहित हूं। लेकिन आप कुछ और नोटिस करते हैं, उसके हाथ लगातार मेज के नीचे छिपे रहते हैं। क्या वह सचमुच आत्मविश्वासी है या कोई असहजता, कोई झिझक, कोई छुपा हुआ डर? यही है माइंड रीडिंग की असली ताकत। आप वही पकड़ लेते हैं जो दूसरों की नजर से छूट जाता है। वे तेजी से पलकें झपकाते हैं जब उनसे उनके पिछले काम के बारे में पूछा जाता है। लंबे समय के लक्ष्यों पर सवाल आते ही उनका गला सूख जाता है और वे जोर से निगलते हैं। उनके पैर दरवाजे की ओर इशारा करते हैं,
ये छोटे छोटे इशारे बताते हैं कि शायद वे उतने आत्मविश्वासी या उत्साही नहीं हैं जितना उनके शब्द जताने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वे इस पद को लेकर अनिश्चित हैं, या फिर वे किसी ऐसे कारण को छिपा रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने पिछली नौकरी छोड़ी। आप उन्हें टोकते नहीं, इसके बजाय आप धीरे से एक और सवाल करते हैं, आपने अपनी पिछली कंपनी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? अब आपने उन्हें खुलने का मौका दिया है और आप बारीकी से देख रहे हैं कि उनका शरीर इस सवाल का क्या जवाब देता है। शरीर को पढ़ना वैसा ही है जैसे शब्दों के नीचे चल रही दूसरी बातचीत को सुनना। अध्याय 2 की मुख्य बातें। चेहरा छुपी हुई भावनाओं को उजागर करता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस पर नजर रखें। आंखों की हरकतें बताती हैं कि कोई व्यक्ति अपने विचारों को कैसे संसाधित कर रहा है। हाथ और बॉडी पोस्चर आत्मविश्वास, असहजता या छल को दर्शाते हैं। पैर अक्सर रुचि या भागने की इच्छा को प्रकट करते हैं। सांस लेने का तरीका और सूक्ष्म हरकतें मन की खामोश आवाज होती हैं। हेनरिक फेक्सियस सिखाते हैं, शरीर एक खुली किताब है, बस आपको उसकी भाषा सीखनी है। और हर भाषा की तरह इसमें भी निपुणता अभ्यास, ध्यान और जिज्ञासा से आती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दूसरों के साथ सिंक कैसे किया जाए, मिररिंग और रिश्ते बनाने की कला से। ये एक बेहद अहम कदम है गहरे रिश्ते और भरोसा बनाने की दिशा में। अध्याय 3, मिररिंग की शक्ति, तुरंत जुड़ाव का राज। अध्याय 2 में हमने देखा कि शरीर अपनी ही भाषा बोलता है, पोस्चर, इशारे और माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए। अब अध्याय 3 हमें ले जाता है उस सबसे शक्तिशाली औजार की ओर, मिररिंग। हेनरिक फेक्सियस इसे किसी चालबाजी के रूप में नहीं, बल्कि रिश्ते बनाने की एक कला मानते हैं। वो एहसास, ये व्यक्ति मुझे सचमुच समझता है। मिररिंग बिना एक भी शब्द बोले सुरक्षा, भरोसा और गहरा जुड़ाव पैदा करती है। पहला सवाल, मिररिंग क्या है? मिररिंग है किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार को हल्के हल्के कॉपी करना। उनकी बॉडी लैंग्वेज, हाथों की हरकतें, चेहरे के भाव, बोलने का लहजा, यहां तक कि सांस लेने की लय भी। ये क्यों काम करता है? क्योंकि हमारे दिमाग में होते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये खास ब्रेन सेल्स तब भी सक्रिय होते हैं जब हम खुद कोई काम करते हैं, और तब भी जब हम किसी और को वही करते देखते हैं। मतलब, जब आप किसी को हल्के से मिरर करते हैं तो उनका दिमाग अनजाने में मान लेता है, ये इंसान मेरे जैसा है, और यहीं से खुलता है जुड़ाव और प्रभाव का दरवाजा। आपने इसे स्वाभाविक रूप से होते देखा होगा। दो दोस्त बातें करते करते एक ही अंदाज में झुक जाते हैं। एक कपल एक ही लय में ड्रिंक सिप करता है, या दोस्तों का ग्रुप एक साथ हंस पड़ता है। ये सब अनकहे शब्दों में कहते हैं, मैं वही महसूस कर रहा हूं जो तुम महसूस कर रहे हो। दूसरा सवाल, मिररिंग कैसे करें? मिररिंग कभी भी जबरदस्ती या जाहिर नहीं लगनी चाहिए। यह हमेशा नेचुरल और सटल होनी चाहिए। एक शुरुआत पोस्चर से करें। देखिए सामने वाला कैसे बैठा या खड़ा है, क्या वह रिलैक्स है या बिल्कुल सीधा, पैर क्रॉस किए हैं या आगे झुका हुआ है। धीरे धीरे उसी अंदाज को अपनाइए। 2. इशारे, जेस्चर्स। अगर वे अपना चेहरा छूते हैं, सिर खुजलाते हैं या हाथों से इशारे करते हैं तो आप भी वैसा कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड की देरी से। 3. बोलने की लय, स्पीच रिदम। उनकी बोलने की रफ्तार, टोन और आवाज का वॉल्यूम नोटिस करें। अगर वे तेज और उत्साहित होकर बोल रहे हैं तो उसी ऊर्जा में जवाब दें। अगर वे शांत और धीरे बोल रहे हैं तो अपनी गति कम कर दीजिए। 4. सांसों की लय, ब्रीथिंग। यह बेहद ताकतवर तरीका है। अगर आप सामने वाले की सांसों के साथ तालमेल बिठा लें तो जुड़ाव तुरंत गहरा हो जाता है। लेकिन याद रखें, सब कुछ कॉपी न करें, वह अजीब लगेगा। इसके बजाय 2-3 चीजें चुनें और उन्हें हल्के विलंब के साथ मिरर करें। इसे कॉपी मशीन मत समझिए, इसे एक डांस की तरह कीजिए। 3. सिर्फ हरकतें नहीं, भावनाएं भी मिरर करें। हेनरिक फेक्सियस बताते हैं, सबसे प्रभावी मिररिंग तब होती है जब आप भावनात्मक स्तर पर तालमेल बिठाते हैं। अगर कोई व्यक्ति चिंतित है तो आपको भी उसी ऊर्जा से जुड़ना चाहिए, लेकिन शांत सहानुभूति के साथ। अगर वे उत्साहित हैं तो उनकी उत्सुकता में साझेदार बने। इसे कहते हैं इमोशनल कैलिब्रेशन, मतलब सामने वाले की भावनात्मक स्थिति को समझना और ईमानदारी से प्रतिबिंबित करना। एक उदाहरण, कल्पना कीजिए आपका दोस्त परीक्षा को लेकर तनाव में है। वह तेज तेज चल रहा है और लगातार बोल रहा है।
अगर आप उसे सीधे कह दें शांत हो जाओ, तो असर उल्टा भी पड़ सकता है। इसके बजाय पहले उसकी गति से चलिए, उसकी चाल, उसकी रफ्तार से मेल खाइए, ध्यान से सुनिए, फिर धीरे धीरे अपनी चाल और बोलने की गति कम कीजिए। वह अनजाने में ही आपकी गति का अनुसरण करने लगेगा। इसे कहते हैं पेसिंग एंड लीडिंग। पहले आप वहां पहुंचते हैं जहां दूसरा व्यक्ति है, फिर आप उसे धीरे धीरे उस जगह ले जाते हैं जहां आप चाहते हैं। 4. मिररिंग से भरोसा बनाना। फेक्सियस बताते हैं कि इंसान उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करता है जो उसकी ऊर्जा से मेल खाते हैं, जो उसके मूल्यों और भावनाओं को प्रतिबिंबित करते हैं। मान लीजिए आप किसी नए क्लाइंट से मिल रहे हैं। वह काफी औपचारिक और संजीदा है। अगर आप बहुत ही आराम से या तेज तर्रार तरीके से पेश आते हैं तो डिस्कनेक्ट पैदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी गंभीरता को मिरर करते हैं तो यह इशारा देता है, मैं आपको समझता हूं और सम्मान करता हूं। धीरे धीरे वह सहज होता जाएगा और यहीं से शुरू होती है असली बातचीत। यह तकनीक जॉब इंटरव्यू, सेल्स कॉल, डेटिंग, टीम बिल्डिंग, यहां तक कि पेरेंटिंग तक में काम करती है। नतीजा यह होता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद को देखा हुआ, सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस करता है। यही है असली शक्ति। 5. मिररिंग और प्रभाव, इन्फ्लुएंस। क्या आप और अधिक प्रभावशाली बनना चाहते हैं? शुरुआत कीजिए मिररिंग से। रिसर्च बताती है लोग उस व्यक्ति को ज्यादा आसानी से हां कहते हैं जो उनकी हल्की सी भी नकल करता है, क्योंकि यह उन्हें परिचित और भरोसेमंद महसूस कराता है। लेकिन याद रखें, उद्देश्य किसी को मैनिपुलेट करना नहीं है, उद्देश्य है कनेक्शन बनाना। मिररिंग एक पुल है जो आपकी दुनिया और उनकी दुनिया को जोड़ता है। एक बार यह पुल बन गया तो विचार और प्रभाव सहजता से बह सकते हैं। फेक्सियस याद दिलाते हैं, प्रभाव का मतलब किसी पर हावी होना नहीं है, बल्कि उनके साथ चलना और उन्हें धीरे से आगे बढ़ाना है। वास्तविक उदाहरण, टकराव को शांत करना। मान लीजिए आप उस कमरे में प्रवेश करते हैं जहां 2 सहकर्मी आपस में गर्मागर्मी से बहस कर रहे हैं। अध्याय 4, शब्दों के बीच छिपे रहस्य, भाषा को पढ़ने की कला। कल्पना कीजिए आपके सामने 2 लोग खड़े हैं। एक गौसे से तमतमाया हुआ, हाथ बांधकर जोर जोर से बोल रहा है। दूसरा चुपचाप पीछे झुका हुआ, अपने बचाव में, जैसे दीवार से टिका हो। अब अगर आप तुरंत कहें शांत हो जाइए, तो क्या होगा? आग और भड़क उठेगी। हेनरिक फेक्सियस हमें बताते हैं, ऐसे समय पर आपको उनकी ऊर्जा से भिड़ना नहीं है, बल्कि थोड़ा सा उनके अंदाज को अपनाना है। आप सीधे उनकी नकल नहीं करते, बल्कि उनकी तीव्रता को हल्के से दर्शाते हैं। सामने मजबूती से खड़े हों, आवाज दृढ़ लेकिन नियंत्रित रखें, और सबसे जरूरी, उनकी भावनाओं को मान्यता दें। हां, मैं देख रहा हूं, ये आपके लिए सचमुच मायने रखता है। जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्हें सुना और समझा गया है, आप धीरे धीरे अपनी आवाज और बॉडी लैंग्वेज को शांत करना शुरू करते हैं। और यही है कमाल, बिना उन्हें कहे वे भी आपकी लय पकड़ लेते हैं। कुछ ही पलों में माहौल ठंडा हो जाता है और असली बातचीत शुरू होती है। 6 गलतियां जिनसे बचना चाहिए। बहुत ज्यादा नकल, क्योंकि अगर आप हर चीज कॉपी करेंगे तो यह नकली लगेगा। तालमेल बिगाड़ना, अगर आप बहुत देर से प्रतिक्रिया देंगे तो सामने वाला नोटिस कर लेगा। सहानुभूति की कमी, अगर आपकी नीयत सिर्फ फायदा उठाने की होगी तो लोग तुरंत महसूस कर लेंगे। याद रखिए, मिररिंग की असली ताकत है ऑथेंटिसिटी। सिर्फ जोड़ने के लिए कीजिए, कभी कंट्रोल करने के लिए नहीं। एक छोटा अभ्यास, अगली बातचीत में सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी पर नजर डालिए। सिर्फ एक पहलू चुनिए, शायद उनकी बैठने की मुद्रा या बोलने की गति। धीरे धीरे एक और चीज जोड़िए, जैसे हाथ का इशारा या सांस लेने की लय। देखिए कैसे कनेक्शन बदलता है। अक्सर लोग चौंका देने वाली तेजी से खुल जाते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला उनके साथ ट्यून हो गया है। मुख्य सीख अध्याय 3 से, मिररिंग गहरा रिश्ता और भरोसा पैदा करती है। शरीर की मुद्रा, हाव भाव, टोन और सांसें सटल अलाइनमेंट के लिए प्रयोग कीजिए। भावनात्मक तालमेल शारीरिक नकल से कहीं ज्यादा असरदार है। पहले मेल खाइए, फिर धीरे धीरे राह दिखाइए। और सबसे अहम, सच्चाई और सहानुभूति ही असली ताकत हैं। अगले अध्याय में हम उतरेंगे एक नई परत में, लोग क्या कहते हैं और असल में क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हेनरिक फेक्सियस कहते हैं,
ज्यादातर लोग सिर्फ सतह पर कई बातें सुनते हैं, लेकिन दिमाग पढ़ने वाले वो हैं जो शब्दों के बीच की खामोशी को सुन लेते हैं। दोस्तों, हेनरिक फेक्सियस हमें बताते हैं कि लोगों के शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उनके मन के नक्शे होते हैं। अगर हम ध्यान से सुने तो हर बातचीत में छिपे हुए राज, उनकी भावनाएं और उनके विश्वास साफ दिखाई देने लगते हैं। 2. रूपकों और वाक्यांशों को सुनना। रूपक, मेटाफोर्स, सिर्फ काव्यात्मक नहीं होते, ये सीधे सीधे किसी इंसान की मानसिक अवस्था का आईना होते हैं। सोचिए, कोई कहे, मैं बहुत दबाव में हूं। इसका मतलब है वो सचमुच बोझ महसूस कर रहा है। मैं फंसा हुआ हूं, ये बताता है कि वो रास्ता खोज ही नहीं पा रहा। मैं काम में डूब गया हूं, इसका सीधा अर्थ है कि वो असहाय और थका हुआ है। ये वाक्य यूं ही नहीं निकलते, ये उनकी भावनाओं का नक्शा होते हैं, और अगर आप उन्हें उसी भाषा में जवाब दें तो आप उनके साथ तुरंत एक गहरा जुड़ाव बना लेते हैं। जैसे, तुम्हें लग रहा है कि तुम फंस गए हो, चलो कुछ ऐसे रास्ते खोजते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। तुम दबाव महसूस कर रहे हो, चलो देखते हैं इस बोझ को कैसे हल्का किया जाए। यह बात नकल करने की नहीं है, बल्कि उनकी अंदरूनी सच्चाई को समझने और महसूस कराने की है। 3. छुपे हुए विश्वास, प्रीसपोजिशंस। बहुत बार लोग अपनी असली मान्यताएं सीधे नहीं कहते, वो छुपी रहती हैं उनके वाक्यों में। जैसे, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, इसका छुपा हुआ विश्वास है लोग मेरी परवाह नहीं करते, मुझे पता है मैं फिर गड़बड़ कर दूंगा। इसमें छुपा है मैं हमेशा असफल होता हूं। फेक्सियस कहते हैं, एक सच्चा माइंड रीडर वही है जो इन छिपे हुए विश्वासों को पहचान ले और या तो उन्हें सहानुभूति से स्वीकारे या धीरे धीरे उन्हें चुनौती दे। 4. जो नहीं कहा गया उसे सुनना। कभी कभी सबसे गहरी बातें चुप्पी में छिपी होती हैं। कोई बात टाल दे, रुक रुक कर बोले या बहुत सामान्य सा जवाब दे तो समझ जाइए कि कहानी पूरी नहीं है। जैसे कोई कहे, वीकेंड अच्छा था, पर उसके चेहरे पर मजबूर सी मुस्कान और लंबा ठहराव हो, तो साफ है कि अच्छा का मतलब यहां अच्छा नहीं है। फेक्सियस कहते हैं, ध्यान दीजिए अधूरी बातों पर, स्वर के बदलाव पर और हमेशा कभी नहीं जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों पर। ये सब संकेत हैं कि अंदर कुछ और चल रहा है। 5. असंगति, जब शब्द और शरीर मेल न खाएं। ये वो पल है जब इंसान कहता कुछ और है लेकिन उसका शरीर कुछ और बोल रहा होता है। वो बोले, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके हाथ बांधे हों, आंखें नीचे हों और कंधे झुके हुए हों। यानी शरीर सच्चाई चिल्ला रहा है जबकि शब्द उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां जरूरी है कि आप टकराव न करें, बल्कि नरमी से रास्ता खोलें। जैसे पूछें, तुम कह रहे हो कि तुम ठीक हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम कुछ और महसूस कर रहे हो, क्या तुम इसके बारे में बात करना चाहोगे? यही वो पल है जब असली संवाद शुरू होता है। 6. शब्दों से दिशा देना। जब आप किसी की भाषा पद्धति को पहचान लेते हैं तो आप उसी आधार पर बातचीत को सहजता से दिशा दे सकते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, मुझे समझ नहीं आता ये कैसे काम करेगा, तो जवाब दीजिए, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये कैसे काम करेगा। इस तरह आप उनकी भाषा में बात करके न सिर्फ उन्हें समझाते हैं बल्कि उनका भरोसा भी जीतते हैं। याद रखिए, असली ताकत झूठ पकड़ने में नहीं बल्कि दिल खोलने वाली बातचीत बनाने में है। जब आप शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को सुनते हैं तभी आप सच में किसी को समझ पाते हैं। सोचिए, आप एक बातचीत में हैं, सामने वाला व्यक्ति कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह काम हो पाएगा। अब अगर वह सी शब्द का प्रयोग कर रहा है तो यह एक विजुअल लैंग्वेज क्यू है। आप जवाब दे सकते हैं, आइए जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और कुछ संभावित रास्तों की कल्पना करते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे, ये मुझे सही नहीं लग रहा, तो ये एक किनेस्थेटिक क्यू है और अब आपको जवाब देना होगा उनकी भाषा में। क्या चीज इस स्थिति को आपके लिए ज्यादा सहज और संतुलित महसूस करा सकती है? यही है कमाल। जब आप उनकी भाषा बोलते हैं तो भरोसा तुरंत गहराता है और धीरे धीरे आप उनके नजरिए को दिशा भी दे सकते हैं। वास्तविक जीवन का उदाहरण, एक टीम लीडर और उसका सदस्य। मान लीजिए आप एक टीम लीडर हैं। आपका कर्मचारी कहता है, मैं हमेशा प्रेजेंटेशन में गड़बड़ कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए, इस वाक्य में छुपी हुई मान्यताएं हैं। मैं हमेशा असफल होता हूं, मैं ठीक नहीं कर पाता। सिर्फ यह कह देना, नहीं नहीं तुम अच्छे से कर लोगे, कभी काम नहीं आता, इसके बजाय एक संवेदनशील प्रतिक्रिया हो सकती है,
तुम्हें लगता है कि पहले प्रेजेंटेशन वैसा नहीं गया जैसा तुम चाहते थे, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारे लिए एक सफल प्रेजेंटेशन कैसा दिखेगा। यहां आप उनकी भाषा को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और साथ ही उनके विश्वास को धीरे धीरे चुनौती भी दे रहे हैं, बिना विरोध पैदा किए। सच्चा सुनना सिर्फ सुनना नहीं, हेनरिक फेक्सियस कहते हैं। दिमाग पढ़ने की कला अंदाजा लगाने की कला नहीं है, यह एक सुरक्षित जगह बनाने की कला है, जहां सामने वाला अपने असली विचार साझा करने में सहज महसूस करे। शब्द सिर्फ औजार हैं, पर असली ताकत इस बात में है कि आप कैसे सुनते हैं और कैसे जवाब देते हैं। यही असली कनेक्शन बनाता है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगली बातचीत में सामने वाले के सटीक शब्दों पर ध्यान दें। देखें क्या वह विजुअल, ऑडिटरी या फीलिंग बेस्ड भाषा प्रयोग कर रहा है। उसी शैली में जवाब दीजिए। फिर नोटिस करें क्या वह और खुलता है, क्या वह ज्यादा सहज महसूस करता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि बातचीत केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहती, ये दिलों और दिमागों को जोड़ने का जरिया बन जाती है। भाषा के पैटर्न बताते हैं कि लोग कैसे सोचते और महसूस करते हैं। सेंसरी लैंग्वेज से मेल खाकर गहरा कनेक्शन बनता है। रूपकों, मेटाफोर्स और प्रीसपोजिशन से छुपे विश्वास सामने आते हैं। शब्द और शरीर के बीच असमानता, इनकॉन्ग्रुएंस सबसे बड़ा सुराग है। भाषा को ध्यान से रिफ्लेक्ट करके बातचीत को सहज और असरदार बनाया जा सकता है। चैप्टर 5, झूठ के पीछे की सच्चाई। अब हम प्रवेश करते हैं सबसे दिलचस्प और संवेदनशील हिस्से में, झूठ और धोखे की पहचान। लेकिन सावधान, यह किसी को पकड़ने या अपमानित करने का खेल नहीं है। यह है अपनी इंट्यूशन को तेज करने, अपने परसेप्शन को गहराई देने और यह समझने की कला कि कुछ गड़बड़ तो है। हेनरिक फेक्सियस बताते हैं, ज्यादातर झूठ अपराध नहीं होते। सोचिए, दुनिया के हर रिश्ते में, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या दफ्तर का माहौल, झूठ मौजूद होता है। कभी बहुत सूक्ष्म, जैसे छोटी सी सोशल लाई, कभी भावनाओं को छिपाने वाली कवर अप, तो कभी सच्चाई को आधा दबा देना ताकि सामने वाला आहत न हो। लेकिन हर झूठ अपनी एक छाप छोड़ जाता है, और अगर आपको देखना आता है तो आप इन निशानों को साफ, दयालुता और आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं। 1. लोग झूठ क्यों बोलते हैं? हेनरिक फेक्सियस बताते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कई कारणों से। टकराव से बचने के लिए, अपनी छवि बचाने के लिए, शर्मिंदगी से बचने के लिए, या फिर कभी कभी नियंत्रण और शक्ति पाने के लिए। लेकिन याद रखिए, हर झूठ बुरा नहीं होता। कई बार झूठ बस एक ढाल होता है। मानो कोई कह रहा हो, मैं अपनी असली पहचान दिखाने में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। इसलिए दिमाग पढ़ने की कला झूठ पकड़ने की कला नहीं है, बल्कि यह समझने की कला है कि झूठ किसे बचा रहा है। तो झूठ की पहचान के संकेत, टेलटेल साइंस। कोई एक हरकत या वाक्य यह साबित नहीं करता कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, बल्कि ये छोटे छोटे संकेतों का समूह होता है। नजरें चुराना या अचानक बहुत देर तक सीधा घूरना, बेवजह बहुत समझाना या अतिरिक्त विवरण देना, बार बार चेहरा, नाक या मुंह छूना, बेचैनी, शरीर की पोजीशन जल्दी जल्दी बदलना, असंगति, शब्द कुछ कह रहे हों लेकिन शरीर कुछ और, जवाब देने में देर लगाना, जैसे दिमाग में रिहर्स्ड लाइनें ढूंढ रहा हो। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप इन संकेतों की तुलना उनके सामान्य व्यवहार से करते हैं। 3. बेसलाइन स्थापित करना। फेक्सियस जोर देकर कहते हैं, झूठ पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि वह व्यक्ति सामान्यतः कैसा व्यवहार करता है। कुछ लोग हमेशा आंखों में आंखें नहीं मिलाते। इसका मतलब यह नहीं कि वे झूठे हैं। कुछ स्वाभाविक रूप से फिजेट करते हैं या बोलने से पहले रुकते हैं। तो जल्दी निष्कर्ष मत निकालिए, पहले देखें आराम की स्थिति में वे कैसे बोलते हैं, उनकी आवाज का टोन क्या है, उनके हाव भाव कैसे होते हैं। जब आप उनका बेसलाइन जान लेंगे, तब जब भी इसमें बदलाव आएगा, वही होगा आपका पहला सुराग। 4. भावनाओं का डिस्कनेक्ट। झूठ बोलते वक्त अक्सर कहानी और भावना में असमानता आ जाती है। जैसे कोई कहे, यह मुझे बहुत दुखी करता है, लेकिन उसके चेहरे पर भाव शून्य हो, या हल्की मुस्कान हो, या कोई खुशी जताए लेकिन उसकी आवाज में चमक न हो। यह मिसमैच एक संकेत है। दिमाग एक साथ कहानी और भावना दोनों को नकली नहीं बना पाता। कहीं ना कहीं एक दरार दिख ही जाती है। 5. शब्दों से मिलने वाले सुराग। फेक्सियस बताते हैं, कुछ खास वाक्य झूठ की ओर इशारा कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट,
I swear to God. Honestly, I don't remember. Why would I lie to you? ये वाक्य अक्सर रक्षात्मक होते हैं, जो आपको मनाने की कोशिश करते हैं बजाय सहज बातचीत के। और हाँ, अगर कोई आपके सवाल को दोहराता है और फिर जवाब देता है, तो यह भी हो सकता है कि वह समय खरीद रहा हो। 6. पॉजेज और गैप्स की ताकत। कभी कभी झूठ सिर्फ उस चीज से नहीं पकड़ते जो कही गई, बल्कि उस चीज से पकड़ते हैं जो कही नहीं गई। लंबे विराम, अचानक विषय बदलना, वे छोटे छोटे विवरण छोड़ देना जो आमतौर पर वह हमेशा बताते हैं। ये खामोशियां भी एक कहानी कहती हैं, और तब आप बिना दबाव डाले बस इतना कह सकते हैं, ये दिलचस्प है, जरा और बताइए। आप यहां रुके थे, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? आपने एक्स का जिक्र किया, लेकिन वाई का नहीं। क्यों? यही सवाल धीरे धीरे परतें खोल देते हैं। अध्याय 6, बिना मैनिपुलेशन के इन्फ्लुएंस। सूक्ष्म शक्ति से मन को दिशा देना। अब तक हमने सीखा कि शरीर और शब्द कैसे छिपे हुए संदेश बताते हैं और झूठ या असुरक्षा के संकेत कैसे पहचाने जाते हैं। लेकिन हेनरिक फेक्सियस अब हमें एक और गहरी कला सिखाते हैं, लोगों को बिना मैनिपुलेशन के प्रभावित करना। इसका मतलब है विश्वास बनाना, भावनात्मक रूप से जुड़ना और ऐसे सटल संकेतों का उपयोग करना जो सामने वाले को प्रेरित करें, न कि नियंत्रित। 1. इन्फ्लुएंस बनाम मैनिपुलेशन। फेक्सियस स्पष्ट करते हैं कि दोनों में एक पतली रेखा है। मैनिपुलेशन का उद्देश्य होता है दूसरों को मजबूर करना, धोखे से दिशा देना। इन्फ्लुएंस का अर्थ है किसी को उसके अपने भले की ओर जेंटली गाइड करना, ताकि वो अपने निर्णय में एम्पावर्ड महसूस करे। जब आप इन्फ्लुएंस का उपयोग करते हैं तो सामने वाला कहता है, ये मेरा ही निर्णय था, और यही असली शक्ति है। 2. सटल पावर कैसे काम करती है? प्रभाव डालने का रहस्य है सुनना, उनके शब्द, भावनाएं और बॉडी क्यूज, मेल बिठाना, अलाइनमेंट, उनकी जरूरतों और सोच के साथ सिंक होना, हल्का सा दिशा देना, उनके नजरिए को जेंटली शिफ्ट करना बिना दबाव डाले। 3. प्रैक्टिकल टेक्निक्स। फ्रेमिंग द चॉइस। किसी सुझाव को इस तरह पेश करें कि लगे उनके पास कंट्रोल है। क्या आप ये तरीका आजमाना चाहेंगे या पहले वाला बेहतर लगेगा? हाईलाइटिंग बेनिफिट्स। सामने वाले की वैल्यू से जोड़ें। अगर आप ऐसा करेंगे तो टीम में आपका कॉन्फिडेंस और भी नजर आएगा। फ्यूचर पेसिंग। उन्हें भविष्य का चित्र दिखाए। सोचिए, जब आप यह प्रेजेंटेशन देंगे और सब आपकी क्लैरिटी से प्रभावित होंगे। 4. भावनाओं का अलाइनमेंट। लोग तर्क से कम, भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए उनकी भावनात्मक स्थिति पहचानें। उस स्थिति से जुड़कर धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। अगर कोई घबराया है, पहले सहानुभूति दिखाएं, फिर कॉन्फिडेंस दिलाने वाला विजन दें। पांड्य। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक टीम मीटिंग मान लीजिए, टीम में कोई सदस्य किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर हिचकिचा रहा है। वो कहता है, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। आप सीधे नहीं, तुम कर सकते हो नहीं कहते, बल्कि कहते हैं, मुझे लगता है तुमने पहले भी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स अच्छे से किए हैं, इस बार अगर सपोर्ट सिस्टम और बेहतर हो तो कैसा लगेगा? यहां आपने उनकी चिंता को मान्यता दी और सटल कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। 6. की टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 6। इन्फ्लुएंस का अर्थ है विश्वास और अलाइनमेंट, मैनिपुलेशन का नहीं। चॉइसेस को फ्रेम करें, बेनिफिट्स दिखाएं और फ्यूचर विजन साझा करें। लोगों को भावनात्मक स्तर पर समझें और वहीं से दिशा दें। इन्फ्लुएंस सटल होता है, जितना नेचुरल लगेगा उतना इफेक्टिव होगा। अगले अध्याय में हेनरिक फेक्सियस हमें सिखाएंगे कैसे रिपोर्ट और इन्फ्लुएंस को गहराई तक ले जाकर दूसरों के निर्णयों और रिश्तों में स्थायी बदलाव लाया जा सकता है। बिना मैनिपुलेशन के प्रभाव डालना, नजाकत भरी शक्ति से मन को मार्गदर्शन देना। स्वागत है अध्याय 6 में। अब तक आपने सीखा है कैसे विचारों को पढ़ना है, छिपी हुई भावनाओं को महसूस करना है और सतह के नीचे छिपे सच को पहचानना है। लेकिन अब हम एक और गहरी दुनिया में कदम रखते हैं, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालने की कला। हेनरिक फेक्सियस यहां एक साहसी दावा करते हैं, आप हमेशा दूसरों को प्रभावित कर रहे होते हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। लेकिन ध्यान रहे, प्रभाव और मैनिपुलेशन में जमीन आसमान का फर्क है। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को मजबूर करना, धोखा देना या दबाव डालना, जबकि असली प्रभाव है
किसी की भावनाओं या सोच को बिना विश्वास तोड़े धीरे से दिशा देना। यह एक ऐसा हुनर है जो आपको मदद करेगा अपनी टीम को मोटिवेट करने में, दोस्त को सही फैसला लेने में, अपने बच्चे की ग्रोथ को सपोर्ट करने में, या फिर रोजमर्रा की बातचीत को और भी असरदार बनाने में। तो आइए खोलते हैं उस नाजुक मनोविज्ञान का दरवाजा, सच्चे प्रभाव का राज। 1. प्रभाव की नींव, कनेक्शन। किसी को प्रभावित करने से पहले आपको उनसे जुड़ना होगा, क्योंकि लोग तर्क, लॉजिक नहीं बल्कि भरोसे, ट्रस्ट का पीछा करते हैं। फेक्सियस कहते हैं, आपका प्रभाव तभी शुरू होता है जब कोई आपके आसपास खुद को सुरक्षित महसूस करता है। और यह सुरक्षा कैसे बनती है? आंखों का संपर्क, सक्रिय सुनना, उनकी भावनाओं को समझना, और सबसे जरूरी उन्हें यह एहसास दिलाना कि वो देखे और सुने जा रहे हैं। बिना कनेक्शन प्रभाव बन जाता है मैनिपुलेशन, लेकिन कनेक्शन के साथ यह बनता है मार्गदर्शन। 2. प्रत्युपकार का नियम, रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी। मानव व्यवहार की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है रेसिप्रोसिटी। जब कोई हमें कुछ देता है, ध्यान, दया, मदद, तो हम उसे लौटाने की तीव्र इच्छा महसूस करते हैं। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, सबसे पहले उन्हें कुछ दीजिए। सच्ची तारीफ, एक उपयोगी सुझाव, या बस यह एहसास कि वो अहम है। जब कोई आपके कारण खुद को बेहतर महसूस करता है, तो वो स्वाभाविक रूप से आपके विचारों के लिए अपना मन खोल देता है। 3. फ्रेमिंग की शक्ति आप क्या कहते हैं से ज्यादा मायने रखता है आप कैसे कहते हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए की जगह कहिए, मैंने नोटिस किया है कि सुबह की एक छोटी वॉक मुझे कितना अच्छा महसूस कराती है। क्या तुमने कभी ट्राई किया है? देखिए फर्क, पहले वाक्य में आदेश है, दूसरे में कहानी और जिज्ञासा। फेक्सियस बताते हैं कि छोटे छोटे बदलाव बड़े असर डालते हैं। 4. उनकी भाषा का आईना बनना। लोग उसी पर भरोसा करते हैं जो उनकी तरह बोलता है। इसे कहते हैं वर्बल मिररिंग। अगर कोई कहे, मैं फंसा हुआ महसूस कर रहा हूं, तो जवाब में तर्क मत दीजिए, बल्कि कहिए, यह सच में निराशाजनक लगता है, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगे? जब आप उनकी भाषा बोलते हैं, तो आप उनकी दुनिया में कदम रखते हैं, और वहीं से पैदा होता है असली प्रभाव। 5. आदेश नहीं, सवाल की ताकत। किसी को सीधे बताना, तुम्हें अपना रवैया बदलना होगा, उनके अहम ईगो को चोट पहुंचाता है। लेकिन पूछना, आज तुम ऐसा क्या बदल सकते हो जिससे तुम्हें थोड़ा बेहतर महसूस हो? यह सवाल उनके भीतर झांकने की खिड़की खोल देता है। जब विचार उनका लगता है, तो उस पर अमल करने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 6. भावनाओं को एंकर करना, एंकरिंग। फेक्सियस एक दिलचस्प तकनीक बताते हैं, इमोशनल एंकरिंग। किसी को किसी खास भावना से जोड़िए, जैसे शांति, खुशी या मोटिवेशन, और उसे किसी छोटे से इशारे से लिंक कर दीजिए, जैसे हाथ पर हल्की छुअन या किसी चीज की ओर इशारा। बाद में जब वही इशारा दोहराया जाएगा, तो वही भावना उनके भीतर फिर से जाग उठेगी। यह न तो नियंत्रण है, न धोखा, ये बस उन्हें उनकी अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ना है। 7. मौन की ताकत, गैर शाब्दिक प्रभाव। याद रखिए, शब्द केवल आधा असर डालते हैं। आपका शरीर, आपकी नजर, आपकी चुप्पी सब बोलते हैं। खुला बॉडी लैंग्वेज, ख्यासर, आत्मविश्वास और अपनापन। सिर हिलाना, खासा सहमति को आमंत्रित करना। विराम लेना, खासा आपके शब्दों को महत्व देना। मुस्कान, खासा भरोसा और पसंद पैदा करना। जब आपका शरीर और आपका इरादा एक सुर में हो, तो आपका संदेश चुंबक की तरह असर डालता है। 8. प्राइमिंग, विचारों की जमीन तैयार करना। प्राइमिंग का मतलब है संदेश देने से पहले सामने वाले के दिमाग को तैयार करना। अगर आप कहते हैं, यह थोड़ा पागलपन लग सकता है, तो सामने वाले का दिमाग पहले ही उसे अजीब मान लेगा। लेकिन अगर आप कहें, यह एक दिलचस्प आइडिया है जिस पर मैं सोच रहा था, तो उनका मन तुरंत खुल जाएगा। पहले बोले गए शब्द असली संदेश की भूमि तैयार करते हैं। अध्याय 6 का समापन और अध्याय 7 की शुरुआत। आत्मविश्वास संक्रामक होता है। जब आप विश्वास के साथ बोलते हैं, अहंकार से नहीं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचते हैं। वे आपके यकीन पर भरोसा करते हैं। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, सबसे प्रभावशाली लोग सबसे ऊंची आवाज वाले नहीं होते, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा निश्चित होते हैं। और यह निश्चितता कैसे बनती है?
पहले अपने मन में स्पष्ट होकर जिस बात पर आप विश्वास रखते हैं उसे महसूस कीजिए और फिर धीरे, शांत और स्थिर आवाज में कहिए, क्योंकि शब्दों से पहले लोग आपकी भावनाओं को पढ़ लेते हैं। अगर आप भीतर से जमीन पर टिके हुए हैं तो आपकी प्रभाव शक्ति और गहरी हो जाती है। 10वां सिद्धांत, कभी सहमति का उल्लंघन न करें। यह नैतिक प्रभाव का सुनहरा नियम है। किसी ऐसे इंसान को बदलने की कोशिश मत कीजिए जिसने आपसे मदद मांगी ही नहीं। असली प्रभाव नियंत्रण का खेल नहीं है, यह सहयोग की कला है। अगर कोई नहीं कहता है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर वह तैयार नहीं है तो इंतजार कीजिए। अगर वह जगह चाहता है तो उसे दीजिए। फेक्सियस हमें याद दिलाते हैं कि जबरदस्ती भरोसा तोड़ देती है, लेकिन सम्मानजनक पेशकश रिश्ते को मजबूत बनाती है। वास्तविक जीवन का उदाहरण, एक मैनेजर और उसकी टीम सोचिए। एक टीम थकी हुई है, बिखरी हुई है और निराश है। अब मैनेजर चाहे तो चिल्ला सकती थी, धमका सकती थी या गिल्ट ट्रिप करा सकती थी, लेकिन उसने प्रभाव चुना। वह सुनने से शुरू करती है, सचमुच सुनने से। वह उनकी भाषा दोहराती है, नए विचारों को धीरे धीरे पेश करती है। वह आदेश नहीं देती बल्कि सवाल पूछती है, क्या चीज इसे आसान बना सकती है तुम्हारे लिए? इस हफ्ते हम कौन सी छोटी जीत हासिल कर सकते हैं? वह सिर्फ नतीजों की नहीं बल्कि मेहनत की भी तारीफ करती है। वह धैर्य का उदाहरण पेश करती है, कहानियां साझा करती है और टीम को साथ लेकर चलती है। कुछ ही हफ्तों में माहौल बदल जाता है। अब टीम एक दिशा में चल रही है, आदेश से नहीं बल्कि प्रेरणा से। यही है असर का असली जादू, सम्मान, सहानुभूति और उपस्थिति से जन्मा हुआ। अध्याय 6 के मुख्य सबक, प्रभाव भरोसे से शुरू होता है, दबाव से नहीं। आदेशों की जगह कहानियां, सवाल और सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। भाषा और भावनाओं का प्रतिबिंब भरोसा गहराता है। सकारात्मक भावनाओं को हल्के से इशारों से जोड़िए। सीमाओं का सम्मान कीजिए। सच्चा प्रभाव आजादी का सम्मान करता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 7, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनाओं को वास्तविक समय में पढ़ना। आपने अब तक सीखा है कि लोगों के व्यवहार को कैसे देखना है, उनके शारीरिक संकेतों को कैसे समझना है और उनके निर्णयों को हल्के से कैसे प्रभावित करना है। लेकिन एक कौशल है जो इन सबको जोड़ता है, वह है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हेनरिक फेक्सियस बताते हैं, असली माइंड रीडिंग विचार पढ़ने के बारे में नहीं है बल्कि भावनाएं पढ़ने के बारे में है। भावनाएं वह अदृश्य भाषा है जिसे हम सब बोलते हैं, चाहे हमें पता हो या न हो। वे हमारे फैसलों, हमारी प्रतिक्रियाओं और हमारे रिश्तों का रास्ता तय करती हैं, और जो इन्हें पढ़ना सीख जाते हैं वे इन्हें दिशा देना भी सीख जाते हैं। वंट, क्यों भावनात्मक बुद्धिमत्ता सब कुछ है? लोग तर्क पर नहीं, भावनाओं पर कार्य करते हैं। जब कोई विषय टालता है, बचाव की मुद्रा में आ जाता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज बदल लेता है या अचानक चुप हो जाता है, यह सिर्फ व्यवहार नहीं बल्कि भावनात्मक बदलाव है। फेक्सियस कहते हैं, अगर आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो उनके शब्दों का विश्लेषण बंद कर दीजिए और उनकी भावनाओं को महसूस करना शुरू कीजिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है दूसरों की भावनात्मक स्थिति को पहचानना, सहानुभूति और जागरूकता से जवाब देना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को रियल टाइम में संभालना। तो असली सवाल यह है कि आप भावनाओं को उसी पल कैसे पहचानें जब वे जन्म ले रही हों। इसके लिए आपको संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। ध्यान दें, जबड़े या गर्दन में खिंचाव, यह अक्सर तनाव या असुविधा का संकेत है। तेजी से पलक झपकना, यह बेचैनी या दबाव का लक्षण है। एक मजबूर मुस्कान जो भीतर की चिड़चिड़ाहट या घबराहट को छुपा रही हो। अचानक चुप्पी साध लेना, यह भावनात्मक पीछे हटने या खुद को बचाने का संकेत है। याद रखिए, भावनाएं शब्दों से पहले प्रकट होती हैं। जितना ज्यादा आप प्रेजेंट होंगे उतना ही साफ आप इन्हें देख पाएंगे। 3, उनकी भावनात्मक तरंगों से मेल बैठाना। यहां आता है एक गहरा और असरदार तरीका, इमोशनल मैचिंग। जब कोई व्यक्ति उदास हो तो तुरंत उन्हें खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से भावनात्मक असंतुलन, डिसोनेंस पैदा होता है। इसके बजाय पहले उनकी भावनाओं को स्वीकार कीजिए, फिर धीरे धीरे उन्हें बाहर निकालिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त उदासी से कहे, मैं बहुत परेशान हूं, सब कुछ भारी लग रहा है, तो आप मत कहिए, अरे
सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। बल्कि कहिए, हाँ, ये सच में कठिन लग रहा है, क्या तुम इस बारे में बात करना चाहोगे? यही है भावनात्मक सुरक्षा, इमोशनल सेफ्टी देना, और यहीं से आप दोनों मिलकर मूड को बदल सकते हैं। 4. खुद की जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। याद रखिए, आप सिर्फ दूसरों को ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि दूसरे भी आपको पढ़ रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्वर, आपके चेहरे की हल्की सी कसावट, ये सब लगातार संकेत भेजते रहते हैं। अगर आप चिड़चिड़े, चिंतित या बिखरे हुए हैं तो सामने वाले को महसूस होगा। हेनरिक फेक्सियस कहते हैं, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं, वे उन्हें संभालते हैं। हर बातचीत से पहले खुद से पूछिए, मैं अब भी कैसा महसूस कर रहा हूं? मैं क्या प्रोजेक्ट कर रहा हूं? क्या मेरी ऊर्जा इस पल को बेहतर बना रही है या और मुश्किल? दूसरों को संभालने से पहले खुद पर काबू पाना जरूरी है। 5. भावनात्मक भाषा का जादू, इमोशनली इंटेलिजेंट लैंग्वेज। शब्दों में भावनाओं का भार होता है। जरा इन दोनों वाक्यों में फर्क देखिए। तुमने ऐसा क्यों किया? यह सवाल आरोप की तरह लगता है। तुमने ऐसा करने का फैसला कैसे लिया? यह जिज्ञासा जैसा लगता है। इसी तरह शांत हो जाओ अक्सर गुस्से को और भड़का देता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आराम से बताओ, यह दीवारें गिरा देता है। याद रखिए, लहजा शब्दों से ज्यादा असर डालता है। ऐसे बोलिए जैसे आप वाकई परवाह करते हैं। वैसे ठहरिए जैसे आप सच में सुन रहे हैं। वैसे सांस लीजिए जैसे आप शांत हैं। 6. सिर्फ हाव भाव ही नहीं, भावनाओं का भी प्रतिबिंब, मिररिंग इमोशन, नॉट जस्ट मूवमेंट। पहले हमने बात की थी बॉडी लैंग्वेज मिररिंग की, लेकिन अब एक कदम और गहरा जाए। सिर्फ हरकतें नहीं, बल्कि भावनाएं भी मिरर कीजिए। अगर सामने वाला उत्साहित है तो आप भी उसी ऊर्जा से जुड़िए। अगर वह गंभीर है तो शांति और स्थिरता से उसकी उपस्थिति का साथ दीजिए। यह तालमेल तर्क से कहीं तेज विश्वास पैदा करता है, क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते हैं जो उनकी भावनाओं के साथ गूंजते हैं। 7. सहानुभूति और भावनात्मक डूब, एम्पैथी वर्सेस एब्जॉर्प्शन। यहां फर्क समझिए। सहानुभूति, एम्पैथी है किसी के साथ महसूस करना, लेकिन एब्जॉर्प्शन है उनकी भावनात्मक आंधी में बह जाना। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अपना शांत केंद्र, काम सेंटर बनाए रखते हैं। वे गहराई से सुनते हैं लेकिन संतुलन नहीं खोते। फेक्सियस एक आसान तकनीक बताते हैं। जब कोई अपने दिल की बात कहे तो जवाब देने से पहले एक गहरी सांस लीजिए। यह आपको जमीन से जोड़ देता है। आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है और आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि साफ सोच से जवाब दे पाते हैं। 8. पूरे समूह की भावनाओं को पढ़ना, रीडिंग ग्रुप इमोशन। याद रखिए, भावनाएं सिर्फ इंसान के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे समूहों में भी बहती हैं। किसी मीटिंग रूम में बैठिए और महसूस कीजिए, क्या हवा भारी है या हल्की? क्या लोग उत्साहित हैं या बोर हो रहे हैं? क्या माहौल में तनाव है या सहजता? एक समूह की सामूहिक ऊर्जा आपको उतना ही संकेत देती है जितना किसी व्यक्ति की मुस्कान या चुप्पी। यही है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जादू। जब आप न सिर्फ दिमाग बल्कि दिलों को पढ़ने लगते हैं। जैसे ही आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं, आपको माहौल महसूस होता है। कभी जोश और उत्साह की गूंज, कभी थकान और चुप्पी की परतें, कभी तनाव और खिंचाव का बोझ। हेनरिक फेक्सियस इसे कहते हैं सोशल फील्ड। और अगर आपको एक बेहतरीन संवादकर्ता बनना है तो आपको इस कमरे की धड़कन पढ़नी आनी चाहिए। क्या लोग खुले हुए हैं या बंद? क्या वे आपकी बातों की ओर झुक रहे हैं या पीछे हट रहे हैं? क्या ऊर्जा बह रही है या कहीं अटक गई है? जब आप समूह की इस सामूहिक भावना को समझ लेते हैं तो आप इसे बदल भी सकते हैं, सिर्फ अपने टोन, अपने प्रेजेंस या कभी-कभी सिर्फ सन्नाटे से। 9. भावनाओं को कंपास बनाना। आखिरकार भावनाएं बाधा नहीं होती, वे हमारे मार्गदर्शक होती हैं। वे हमें दिखाती हैं कि किस चीज की अहमियत है, किस बात का डर है, किस चीज की जरूरत है। जब आप इन भावनाओं को समझ लेते हैं, अपने भीतर भी और सामने वाले के भीतर भी, तो आप एक ऐसे रिश्ते का निर्माण करते हैं जो शब्दों से कहीं गहरा होता है। यही असली माइंड रीडिंग है। विचारों को भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि दिलों को महसूस करना। सच्ची कहानी, वो लीडर जिसने भावनाओं से नेतृत्व किया। एक टीम बिखरी हुई थी, थकी हुई, निराश, हताश। लीडर ने कोशिश की उन्हें और धकेलने की, पर नतीजा उल्टा हुआ। फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गया। फिर एक दिन वो कमरे में आई और बस इतना बोली,
मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है, शायद मैं आपको सही से सुन नहीं पाई, लेकिन अब मैं यहां हूं, क्या हम बात कर सकते हैं? कमरा नरम पड़ गया, कुछ की आंखों में आंसू आ गए, सच्चाइयां बाहर आईं, दीवारें गिर गईं। उसने टीम को कोई बड़ी रणनीति से नहीं बदला, उसने उन्हें सिर्फ अपनी इमोशनल प्रेजेंस से बदला। यही असली रीडिंग माइंड्स है। चैप्टर 7 से मुख्य सीखें, इमोशनल इंटेलिजेंस ही हर संवाद की नींव है। शब्दों से पहले भावनाओं को पढ़ो, किसी को गाइड करने से पहले उसकी भावना को मैच करो, अपनी भावनाओं के संकेतों पर नजर रखो, सिर्फ कान से मत सुनो, दिल से सुनो। आगे का कदम अब हम पहुंचते हैं चैप्टर 8 में, रियल वर्ल्ड माइंड रीडिंग। डेली लाइफ में माइंड इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल। स्वागत है इस आखिरी चैप्टर में, जहां अब तक सीखी सारी स्किल्स को जिंदगी के हर पहलू में उतारना है। क्योंकि हेनरिक फेक्सियस बार बार याद दिलाते हैं, माइंड रीडिंग कोई शो नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। ये दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने और जोड़ने के लिए है। पहला पहलू, बातचीत में शब्दों से आगे सुनना ज्यादातर लोग सुनते हैं बस जवाब देने के लिए, लेकिन असली माइंड रीडर सुनता है समझने के लिए। अगली बार जब आप किसी बातचीत में हो तो सिर्फ यह मत देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, यह भी देखें कि वो कैसे कह रहे हैं। उनकी आवाज का टोन, गति, वॉल्यूम, आंखों की चमक या बुझापन, शरीर का खुलना या सिकुड़ना। अगर शब्द और भावनाएं मेल नहीं खा रहे तो उसे धीरे से टटोलिए। उदाहरण के लिए, कोई कहे मैं ठीक हूं, लेकिन आवाज बुझी हुई हो और कंधे झुके हुए। आप जवाब दें, तुम ठीक नहीं लग रहे, क्या बात करना चाहोगे? बस इतना कहना ही गहरे रिश्ते का दरवाजा खोल देता है। तो सवाल यह है कि आप किसी के मन को पढ़ना कैसे शुरू करते हैं? जवाब है, भावनाओं को पहचान कर। कभी सोचा है, असली माइंड रीडिंग यानी दूसरों के मन को पढ़ना आखिरकार किस काम आता है? क्या यह शक्ति हमें दूसरों पर हावी होने के लिए दी गई है, या फिर ये हमें और ज्यादा इंसान बनाने के लिए? हेनरिक फेक्सियस हमें याद दिलाते हैं, माइंड रीडिंग शक्ति नहीं है, मौजूदगी है। ये किसी पर कंट्रोल पाने का खेल नहीं, बल्कि किसी के दिल की धड़कन सुनने का हुनर है। ये वो कला है जिसमें हम सामने वाले को महफूज, देखा हुआ और सुना हुआ महसूस कराते हैं। स्टोरी। कॉफी शॉप का माइंड रीडर। एक औरत अकेली टेबल पर बैठी है, नजरें फोन पर टिकी हैं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। आंखों में थकान है, चेहरे पर बोझ। पास की टेबल पर बैठा एक अजनबी हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, लंबा दिन रहा क्या? वो हैरान होकर सिर उठाती है, फिर अचानक हंस देती है। बस इतना सा जुड़ाव और बातचीत शुरू हो जाती है। 20 मिनट बाद दोनों जिंदगी की कहानियां बांट रहे हैं, हंस रहे हैं, सीख रहे हैं और आखिरकार नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं। ये कोई पिकअप लाइन नहीं थी, कोई चाल नहीं, ये बस एक इंसान का दूसरे इंसान से सच्चे दिल से जुड़ जाना था। और यही असली माइंड रीडिंग है। सीख क्या है? आपने सीखा बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, इमोशंस को पहचानना, अनकहे संकेतों को समझना और सबसे बढ़कर सम्मान और संवेदना के साथ रिश्ते गहराना। अब आपकी बारी है। हर बातचीत में प्रैक्टिस करें, धैर्य, जिज्ञासा और दयालुता के साथ। क्योंकि जब आप किसी को सचमुच समझते हैं तो आप इस दुनिया को थोड़ा और इंसान बना देते हैं। यही है माइंड रीडिंग का असली जादू, कनेक्शन, न कि कंट्रोल। तो अब हम इस यात्रा के अंत पर आ पहुंचे हैं। आपने देखा, सीखा और महसूस किया कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं, बल्कि एक कला है। एक ऐसी कला जो आपको लोगों से जोड़ती है, जहां शब्दों से ज्यादा मायने रखता है सन्नाटा, जहां आंखें, हाथों की हलचल और आवाज की कंपन कहानियां सुनाती हैं। याद रखिए, ये किताब सिर्फ तकनीकें नहीं थी, ये आपको याद दिलाने आई थी कि इंसान को समझना कंट्रोल करने का खेल नहीं है, बल्कि कनेक्शन बनाने का एक पुल है। कल्पना कीजिए, आप एक कैफे में बैठे हैं, किसी अजनबी की आंखों में थकान देखते हैं। आप बस हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लंबा दिन रहा क्या? और वो अजनबी अचानक हंस पड़ता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बातें शुरू होती हैं और देखते देखते दो जिंदगियां जुड़ जाती हैं। यही है असली माइंड रीडिंग। न कोई चाल, न कोई खेल, बस प्रेजेंस, ध्यान और इंसानियत। अब आपकी बारी है इस ज्ञान को किताब से बाहर लाने की। हर बातचीत में, हर रिश्ते में थोड़ा और सुनिए, थोड़ा और महसूस कीजिए और थोड़ा और दिल से जुड़ जाइए। क्योंकि जब आप दूसरों को सचमुच समझते हैं तो आप इस दुनिया को थोड़ा और मानव, थोड़ा और खूबसूरत बना देते हैं। तो चलिए,
यहीं से आपके असली सफर की शुरुआत होती है। ध्यान रखिए, आपको किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है, बस ध्यान, संवेदना और अभ्यास। और यही है माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा सच, कनेक्शन न कि कंट्रोल।